गुलजारीलाल कश्यप जी, हम सफल साथी समदर्शी समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर रामकिशोर यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के महानायक एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई, हमें इस क्षेत्र के गणमान्य साथी जिला पंचायत सदस्य राम मूर्ति निषाद जी, हमारे साथ अनवरत संघर्ष कर रहे हमारे युवा क्रांतिकारी साथी अर्जुन कश्यप जी, इंजीनियर घनश्याम धीमान जी, हम सब लोगों के संरक्षक एवं बाराबंकी जनपद के जिला प्रभारी भाई दिनेश गौड़ जी सहित मैं सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि अभी बात उठी, हमारी माता जी कह रही थी कि चुनाव आया है, बहुत सारे लोग नेता लोग आएंगे और अपनी अपनी बात कह करके अपना काम बनाने जाएंगे। माता जी की सोच बहुत बढ़िया सोच है। मैं बता देना चाहूंगा, इसमें से जितने लोग आपके सामने बैठे हैं, ये कोई नेता नहीं है, ये आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। इन नेताओं की जो कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली से उब करके पार्टी के माध्यम से आज हम अपने परिवार में बात करने आए हैं, हम सभा करने नहीं आए। आज हम लोग अगर नेताओं का, सरकारों का अगर हम लोग दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम लोग उन लोगों से ज्यादा गुनाहगार हैं। आज 74 सालों की आजादी में, आज देश को आजाद हुए 74 साल बीत चुके हैं। 74 सालों में हम लोगों ने ये नहीं समझ पाया कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, अपमान क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है। यहाँ तक कि हम अपने घर परिवार, पिता, भाई, माता को भूल बैठे हैं। मित्रों, ये हमारी कमी है। आज मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोग नजर डालिए, इस हिंदुस्तान के अंदर जो कमेरा समाज है, जो काम करके ईमानदारी से रोटी खाता है और पेट भरता है, आज वो समाज झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है। और जो लोग दिमाग सिखाते हैं, काम नहीं करते हैं, वो राजमहलों में रहते हैं। हमारी माताएं बहनें कीचड़ में धान रोपती हैं, निकाई करती हैं। बासमती चावल हमारी माताएं और हम लोग पैदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हमारी नासमझी की वजह से बासमती का चावल हमारे भाई नहीं खाते हैं, राजमहलों में रहने वाले लोग और उनकी रानियां खाती हैं। आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? हम किसी पर्व त्योहार पर अपनी माताओं को, अपनी बहनों को 1000 रुपए की साड़ी खरीद के नहीं दे पाते हैं। जो लोग हम लोगों का शोषण करते हैं दिमाग से, वो लोग एसी कंडीशनरों में रहते हैं
और उनकी माताएं, बहनें, बच्चे, यहाँ तक कि उनके कुत्ते मक्खन और टोस्ट खाते हैं। और हमारे भाई 3 वक्त की रोटी जुटाने के लिए दर दर भटकते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ तक करके अगर गांव में कोई बीमार हो जाए तो इलाज तो दूर, जांच के पैसे गांव के लोगों को के पास नहीं निकलते हैं। आज तक हम लोग अपने विकास पर, अपनी दशा पर हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम लोगों की ये मानसिकता बन गई है अपने बारे में ना सोचना। कोई व्यक्ति अगर बड़ी गाड़ी से आ जाए चिलचिलाती धूप में, तो उससे हम लोग जरूर कहेंगे कि भैया आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, जल्दी से पंखा की व्यवस्था की जाए, पानी लाया जाए। लेकिन हमारी बूढ़ी माँ कच्ची झोपड़ी के अंदर गर्मी खा रही, लेकिन हमारा भाई उस माँ की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी चाटुकारिता की आदत पड़ गई है, हमारी टुकड़ों पर पड़ने की आदत पड़ गई है। मित्रों, अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ना होगा। आज भारत के अंदर 90% समाज, 100 में 90 वोट तुम्हारा है। ये निषाद समाज के लोगों, ये पासे समाज के लोगों, कस्सर समाज के लोगों, कुर्मे समाज के लोगों, नारी, गड़रिया, तेली, तमोली, लोधी समाज के लोगों, 100 में 90% वोट तुम्हारा है। लेकिन 90% वोट होने के बावजूद आज तुम्हारी ये स्थिति है। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा? आप लोगों को नहीं मालूम, जब देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया, एक लिखित संविधान दिया। उस संविधान के तहत ये निर्धारित है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह व्यक्ति आपका राजा होगा, यानी एमएलए होगा, सांसद होगा, जिला पंचायत सदस्य होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों की नासमझी के कारण 100 में 90 वोट हमारा है, लेकिन जब वोट पड़ने का नंबर आएगा तो किसी कश्यप समाज का बेटा विधायक नहीं बनेगा। विधायक वो बनेगा जिसका 100 में 3 वोट है, जो बड़ा टीका लगाया होगा, बड़ी गाड़ी से आया होगा। तुम्हें नहीं मालूम कि वोट क्या चीज होती है। वोट वो चीज होती है, वोट हमारी माँ बहनों की इज्जत है, वोट हमारे विकास का रास्ता है, वोट हमारी सुरक्षा का रास्ता है। अगर रामनगर विधानसभा के अंदर अगर क्षेत्राधिकारी तुम्हारा है, दरोगा कोतवाल तुम्हारा है, तो अगर कोई कश्यप समाज के साथ कोई घटना होती है या कुर्मी समाज के ऊपर कोई घटना होती है, तो वो भरपूर प्रयास करेगा कि हम अपने शोषित समाज के भाइयों को हम निर्णय दिलाने का काम करें। लेकिन हम लोग वोट किसको दे रहे हैं, कभी इस पर विचार नहीं किया है। हम लोग वोट उन लोगों को दे रहे हैं जिनकी मंशा है कि तुम साफ कपड़े ना पहनो, तुम अच्छी शिक्षा ना ग्रहण करो, तुम अच्छे साधन से ना चलो। हम लोग वोट उनको दे रहे हैं और उनको वोट देने के बाद
उनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारा न्याय करेंगे, हमारे लिए हमारे जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे, हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। कैसे करेंगे? जब वो कौन लोग हैं ये आप लोग नहीं जानते हैं। वो लोग हैं जिनकी मंशा आजादी के पहले और आज तक उनकी मंशा यहाँ के मूल निवासी दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों पर शासन करने की थी। क्योंकि जब यहाँ अंग्रेज आए, शिक्षा का अधिकार अंग्रेजों ने दिया, संपत्ति रखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया, तो इन लोगों को लगा कि ये समाज आगे बढ़ जाएगा। तब इन लोगों ने अंग्रेजों से मुहिम छेड़ दी और अंग्रेजों को खदेड़ करके आपके द्वारा आपको लड़ाया, अंग्रेजों को आपसे भगवाया। उसके बाद अंग्रेजों की जो सरकार थी, उनकी जो मंशा थी, ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर शासन कर लिया। आज सेंट्रल में देखिए, आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बैकवर्ड और एससी समाज की गवर्नमेंटें रही। लेकिन मित्रों, जो लोग शासन में गए, उनकी मंशा उन्हीं के अनुरूप चली गई। आज उसी का परिणाम सारे लोग भोग रहे हो। आज इतने सारे चेहरे बैठे हैं, ना तो ओठों पर मुस्कान है, ना चेहरों पर चमक। ये लगता है कि हम लोग ठगे गए हैं, हम लोग ठगी का शिकार हैं। जरा इसके ऊपर सोचो। घर जाने के बाद रात में सोचना, आखिर 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें मोदी जी के हैं, योगी जी के हैं, मायावती के हैं, अखिलेश यादव के हैं, तो क्या मेरे इस भाई में कोई कमी है? कोई कमी? इतने सारे लोग बैठे हो, जो हैसियत योगी की है वही हैसियत मेरे भाइयों तुम्हारी है। लेकिन क्या दिक्कत है कि आज उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर पाते। क्योंकि मित्रों, संविधान के तहत जो व्यक्ति वोट हासिल कर लेता है, जिसको वोट आप लोग दे आते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं, वही इस देश का मालिक होता है। और जब मालिक होता है तो मालिक अपने हिसाब से अपने लोगों को परोसने का काम करता है। आज दूसरी तरफ आप देखिए, नजर डालिए, आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, सारी सरकारों का ध्येय था कि हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों करोड़ रुपए हमारे भाइयों तक नहीं आता है। वो गरीबी के नाम पर अगर 1 लाख रुपए आता है तो 80,000 रुपए वो बीच में बढ़ जाता है। 20,000 रुपए केवल आम आदमी तक आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी मंशा साफ नहीं है। अगर गरीबी वास्तव में मिटाना है तो राशन दे करके हम गरीबी नहीं मिटा सकते। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हम राशन दे करके गरीबी नहीं मिटा सकते, हम कॉलोनी दे करके गरीबी नहीं मिटा सकते। आप सारे लोग पढ़े लिखे नौजवान साथी, सारे लोग जानते हो, अगर एक व्यक्ति को 6 महीने के अंदर 3,000 रुपए की मदद कर दिया जाए
पेंशन दे दिया जाए तो क्या उसकी गरीबी मित्रों मिट जाएगी? मैं आप लोगों से पूछता हूं। आज आप लोगों को सोचना चाहिए कि आज के 20 साल 25 साल पहले जो काम 1000 आदमी करते थे, आज वो काम एक मशीन कर रही है। आज 1000 का काम जो हमारे पढ़े लिखे भाई नहीं थे, मजदूरी करते थे, वो जा करके श्रम करते थे तो शाम को 200-300 रुपए घर ले आते थे। लेकिन आज वो काम मशीन कर रही है। हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके लिए काम नहीं है। मुझे दुख होता है कि जब मैं लखनऊ सुबह 7 बजे निकलता हूँ तो अहमा मोरपुर के नीचे ये कुर्मी, काछी, कोरी, आहिर, गड़रिया, केले, तमोली, कस्तर, निसार समाज के लोग झोला लिए, रोटी लिए, पुल के नीचे खड़े काम की तलाश कर रहे। मित्रों, ये एक सोचने का विषय है। नौजवान साथियों, अगर आपको पढ़ाया लिखाया गया है तो इसके बारे में सोचिए। आज दूसरी तरफ देखिए, जो सरकारी कार्यालय थे, सरकारी कार्यालय में जो 100 लोग बाबू का काम करते थे, लिखा पढ़ी का, वो काम एक कंप्यूटर कर रहा है। जब एक कंप्यूटर कर रहा है तो 100 नौकर की क्या जरूरत? 100 लोगों की रोजी रोटी गई। कहने का मेरा मतलब है कि जो पढ़ा लिखा नहीं, शारीरिक श्रम करना चाहता है, उसको काम नहीं। जो पढ़ लिख गया उसको नौकरी नहीं। और जो कुछ बचा, जो सरकारी कार्यालय थे, आज सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेल बेच दिया गया, सारे सरकारी कार्यालयों का प्राइवेटीकरण कर दिया गया। क्यों किया गया? इसके बारे में आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग, ये बूढ़े बाप, ये मेरे माताएं बैठे हैं, डॉक्टर उमेश चंद्र कश्यप, राम मूर्ति जैसे लोगों को आप लोगों ने जब पढ़ाया लिखाया, इन लोगों ने जब अपना हक अधिकार जाना, तो ये लोग नौकरियों में, ठेकेदारी में, पट्टेदारी में, सारी जगहों पर ये लोग अपना हिस्सा इस गवर्नमेंट से मांगने लगे कि हमको जो हमारी आबादी है 100 में 90 एसपी चाहिए, 100 में 90 डीएम चाहिए, 100 में 90 बाबू चाहिए, 100 पट्टों में 90 पट्टे चाहिए। तो उनका दिमाग खराब हुआ कि ये पढ़े लिखे लोग अब हमसे अपना हक छीन लेंगे। तो इन्होंने सोचा कि इनके घर खुशहाली ना हो पाए, इसको, इस समाज को, ये वंचित शोषित समाज को खत्म करने के लिए कि सरकारी कार्यालयों में इनके बच्चे एसपी डीएम बाबू न बनने पाए, इसके लिए सारे विभागों का प्राइवेटीकरण कर दिया। बात समझ में आई ना? जब प्राइवेट हो जाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। वही व्यवस्था आज चल रही है। इस बात को समझना होगा। आज चुनाव आएगा, आपके बीच में बड़ी बड़ी गाड़ियों से लैस, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लैस लोग उतरेंगे और इस टूटी झोपड़ी में खाना खाना पसंद करेंगे। हमारी माताएं विचलित हो जाएंगी कि अरे भैया, इतने बड़े आदमी
हमारे यहाँ खाना खा रहे हैं, लेकिन माताओं बहनों याद रखना, ये खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि तुमको नहीं मालूम है कि हमारी ओट की क्या ताकत है, लेकिन उस लुटेरे को मालूम है कि हमारी माँ की क्या ताकत है। उस लुटेरे को मालूम है कि मेरी बैठी हुई बहन की ओट की क्या ताकत है। उस ओट की ताकत जो आपकी ताकत है, आपकी ताकत को हासिल करने के लिए आपके बच्चे के गाल भी चूम लेंगे, आपके घर में खाना भी खा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरी माँ और बहन की ओट मुझे मिल गई तो मैं इस क्षेत्र का विधायक बन जाऊंगा। और हमारे लोगों को, हमारी माताओं, हमारी बहनों, हमारे भाइयों को ये नहीं पता है कि हमारी ओट की क्या ताकत है। मित्रों, जिस दिन हमारे समाज को ओट की ताकत महसूस हो जाएगी, जो वोट की ताकत मोदी की है, वही वोट की ताकत मेरी बैठी हुई बूढ़ी माँ की है। जिस दिन ये फर्क हमारे लोग जान जाएंगे, वो दिन इस रामनगर से कोई दरिंदा विधायक नहीं बनेगा। आपके बीच में रहने वाला, आपके सुख दुख में साथ देने वाला आपका भाई, आपका बेटा विधायक बनेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसको आप लोगों को दिमाग से सोचना है, दिल से सोचना है। लुटेरे को पहचानना है। आज जब चुनाव आएगा तो हेमा मालिनी जैसे लोग जो परियां हेलीकॉप्टर से उतरती हैं, वो परियां आकर के हमारी माताओं बहनों के पैर छूती हैं। छूती है कि नहीं छूती हैं? छोटी है। उन परियों को आपके पास आने की क्या जरूरत है? ऐसा निकल जाए तो हमारे लोगों को गंदे कपड़े हैं, टोटी चारपाई है, देखना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन वोट के समय फर्क इतना है कि उनको वोट की ताकत मालूम है और हमारी माँ और बहनों को वोट की ताकत नहीं मालूम। मित्रों, याद रखना, अगर आपका वोट किसी अच्छे इंसान के हाथ गया तो वह वोट आपकी हिफाजत बनेगा, आपके विकास का रास्ता बनेगा। लेकिन अगर आपका वोट किसी गुंडा, किसी माफिया, किसी लुटेरा और किसी पूंजीपति के हाथ में गया तो हमारी बहनों के साथ बलात्कार, हमारे नौजवान भाइयों तक सरेआम कत्ले-आम होगा। इसके जिम्मेदार मित्रों हम लोग हैं। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले वोट की कीमत पहचानो। जो इस देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की वोट की हैसियत होती है, वही वोट मेरे टूटी झोपड़ी में बैठे हुए बूढ़े बाप की हैसियत है। अगर बूढ़े बाप को मेरे, आप सारे रामनगर के लोगों, मेरे बूढ़े बाप चुनाव में खड़ा कर दो, इनके ऊपर मुहर लगा दो, तो सारे लोग इनके पैर छूने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, और ना कोई जातियां हैं, ना कोई धर्म है। ये जितनी चीजें बनाई गई हैं, ये केवल वोट को हासिल करने के लिए। जिनका वोट कम है, वो वोट, आपका वोट तितर बितर करने के लिए कुर्मी, पासी, कहार, कश्यप, नाई, बिंद, मल्लाह में बांट देते हैं। क्योंकि वोट हमारा ज्यादा है। अगर एक जगह हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे, वोट दे देंगे, तो विधायक हमारा बन जाएगा। उनको मालूम है, इसलिए वो लोग हमारे घर परिवार को लड़ाने का काम करते हैं। आज ये देखने को मिलता है कि अगर हमारा भाई समदर्शी समाज पार्टी का झंडा लगाए है तो दूसरा भाई बहुजन समाज का झंडा लगा देगा। लेकिन
जो लुटेरे हैं, जो वोट की अहमियत जानते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन वोट एक जगह देने का काम करते हैं। वो लड़ाई आपस में जहां 10 बर्तन रहेंगे वहां टकराएंगे। टकराना अलग की चीज है, लेकिन राज सत्ता की लड़ाई अलग की चीज है। वोट अलग थलग नहीं जाना चाहिए। आप लोग सारे बुजुर्ग लोग बैठे हो, पिता तुल्य लोग हो, नौजवान क्रांतिकारी साथी लोग बैठे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मित्रों, एक चीज याद रखना, मेरी बात को सोच लेना, समझ लेना। बिखरा हुआ समाज कभी राजा नहीं बन सकता, याद कर लेना। और वो राजा बनाने का काम करता है। जो समाज बिखर जाता है वो कभी स्वयं राजा नहीं बनता, वो दूसरे को राजा बनाने का काम करता है। इसलिए मित्रों, याद रखो, जो परिवार संगठित है उस परिवार का सम्मान पूरे गांव में होता है, और जो गांव संगठित है उस गांव का सम्मान पूरे ब्लॉक में होता है। तो मित्रों, छोटी छोटी बातों में मेड़ के, बीता हाथ की दीवार के, पानी भरने के छोटे छोटे झगड़ों में आप लोग मत उलझिए। इनसे आप जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको 2-3 काम करना है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अमल करिए। आने वाले दिनों में मैं वोट की बात करने नहीं आया हूं। अपने आप, आपके मान सम्मान में, आपके उठने बैठने में ऐसे इजाफा लगने लगेगा। मित्रों, जो अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम कुर्मी हैं, हम कश्यप हैं, हम पासी हैं, हम चमार हैं, आखिर ये चीजें कहां से पैदा होती है? किसी महापंडित को ले आइए, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, और किसी महापंडित से पूछिए कि अमुक हमारी बहन सामने बैठी है, वो बता दे कि ये किस जाति की है। बता सकता है? बता सकता है? यहाँ पेड़ लगे हैं, ये नीम का पेड़ है, ये चिलवल का पेड़ है, ये लौकी का पेड़ है, सारे लोग बता दोगे। लेकिन पंडित नहीं, कोई शंकराचार्य नहीं बता सकता है कि इस सभा के अंदर किस किस जाति के व्यक्ति बैठे। बता सकता है, लेकिन काश हम सबसे पहले जिस व्यक्ति का विरोध करें, जिस चीज का विरोध करें, सबसे पहले उसके पास जाना हम बंद करें। दूसरी बात कि उससे हम सीखना शुरू करें। आदमी की पहचान कैसे होती है? अगर आपके साफ कपड़े हैं, आपकी दाढ़ी बनी हुई है, आपके जूता में पॉलिश है, तो देख के लोग बता देंगे कि किसी ये उच्च जाति का आदमी है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? हम लोग उच्च जाति के होते हुए भी ना तो हमारी दाढ़ी बनी है, ना तो हमारे कपड़े साफ हैं, ना तो हमारे बिस्तर साफ हैं, हम टूटी चारपाई दरवाजे पर डाले हैं। तो मित्रों, इन सारी चीजों में हमें परिवर्तन करना होगा। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन जिस दिन कर लिए, उस दिन आपका स्वाभिमान जग जाएगा। अगर आपके कपड़े साफ हैं, हमारी माताओं की धोती साफ है, तो अगर इनको कोई जमीन में बैठने के लिए कहेगा तो क्या माता जी हमारी बैठेगी या हमारा भाई बैठेगा? उसको भी कुर्सी चाहिए। तो ये परिवर्तन हम लोगों को स्वतः लाना है। कहीं जाओ, हम लोग खेती किसानी का काम करते हैं, पसीना से भीग जाते हैं। घर में रहिए, चाहे जैसे रहिए,
लेकिन घर से निकल करके चौराहे पर जाना है या रिश्तेदार के यहाँ जाना है, अपने आप को फेस करके जाइए। ये पहली तुम्हारी सफलता की कुंजी है। दूसरी चीज, हम लोग एक चीज बता रहा हूँ आपको, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। जो व्यक्ति शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वो शेर की तरीके से दहाड़ता है। मेरी बात तो समझ गए? जो ये बच्चे हैं, सबसे पहला हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि इनको स्कूल भेजे नियमित, इनको शिक्षित करे, नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा के लिए। जब आदमी शिक्षित होता है, नौकरी करना कोई जरूरी नहीं है, वो अपने आप अपनी मंजिल को तलाश लेता है। तो शिक्षा और रहन सहन, ये दो चीजें ये आपके हाथ में है और इसको आपको करना है। ये काम कोई नेता करने नहीं आएगा, कोई फरिश्ता करने नहीं आएगा, कोई खुदा करने नहीं आएगा, कोई भगवान नहीं करने आएगा। ये काम हम आपको मिल करके करना, नहीं तो आने वाले दिनों में ये संतानें पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया। इसका जवाब नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, अभी मैं कर रहा था गरीबी पर। जब 1000 आदमियों का काम एक मशीन करने लगी, आधा घंटा हो गया, 100 नौकरों का काम, बाबुओं का काम एक कंप्यूटर करने लगा, तो शरीर से जो श्रम करना चाहता था उसको मजदूरी नहीं, जो पढ़ लिख करके नौकरी करना चाह रहा था उसको नौकरी नहीं। सारे लोग बेरोजगार हो गए ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई एक मुर्गा लाओ पकड़ करके और उसके दोनों पखने नोच दो, और नोचने के बाद क्या होगा? वो मुर्गा उड़ पाएगा? नहीं उड़ेगा ना। तो उसको जीने के लिए कुछ चाहिए ना। जीने के लिए अगर आटे की गोली पंख नोचने के बाद, इतनी बड़ी पीड़ा देने के बाद, अगर उसके सामने आटे की गोली डाल दो तो वो चुनने लगेगा, और फिर आगे बढ़ जाओ, दूसरी गोली डाल दो, फिर तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगा। ये जो सरकारें अभी तक आई, इनकी मंशा रही कि यहाँ के लोगों को उस लाइन में, उस हैसियत में ला करके खड़ा कर दो कि केवल ये अपनी पेट की भूख की आग में तड़पते रहें। ये ना तो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी की तरफ निगाह कर सके, ना तो अच्छा जीवन जी सके। आज तक जितनी सरकारें आई, सबकी मंशा एक रही, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो। वास्तव में जो समदर्शी समाज पार्टी, डॉक्टर उमेश चंद्र कश्यप जी, इस पार्टी के हमारे उत्तर प्रदेश के महानायक हैं। इस पर हम लोगों ने बैठ के विचार विमर्श किया कि आखिर गरीबी राशन से नहीं दूर होगी, गरीबी कॉलोनी से दूर नहीं होगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप जिसको वोट देते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं, विधायक सांसद बनने के बाद एक एमएलए, एक विधायक एक महीने में 2 लाख रुपए लेता है तनख्वाह। दवाई फ्री, बस फ्री, रहने का आवास फ्री, और क्षेत्र में जाने के लिए भत्ता, गाड़ी का डीजल फ्री। लेकिन जो व्यक्ति आपका वोट लेता है उसको वेतन दिया जाता है, और जो व्यक्ति वोट देता है उसको लाचारी, भुखमरी, अपमानित
झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। मित्रों, इस आजाद देश के अंदर दोहरा मानदंड चल रहा है कि वोट भीख मांगने वाला जो वोट की भीख मांगता है वो तो 2 लाख रुपए महीने लेता है, और इस देश का मालिक जो वोट देने का काम करता है वो दवा के अभाव में मर जाता है। ये तुम्हारी सरकारों की सोच है, समदर्शी समाज पार्टी की सोच है। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जब वोट लेने वाला व्यक्ति तनख्वाह ले सकता है, पैसा ले सकता है, तो वोट देने वाले व्यक्ति का पहले अधिकार बनता है। जो व्यक्ति वोट देता है उसको भी हर महीने पैसे मिलने चाहिए। संविधान के अंदर लिखा है, इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो लोहा हो, सोना हो, कोयला हो, मोरंग हो, बालू हो, पेड़ पौधे हो, ग्रेनाइट हो, जितनी चीजें इस धरती माँ के अंदर से निकलती हैं, उन संसाधनों में आप सारे लोगों का बराबर का हक है। जब मशीनों से काम होने लगा, नौकरियों का काम कंप्यूटर करने लगा, तो प्राकृतिक संसाधन तो निकल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों में अगर पूरे वोटरों को ईमानदारी से अगर पैसा दिया जाए तो 8,000 रुपए प्रति महीने प्रत्येक वोटर के खाते में अगर डाला जाए, उसके बाद भी भारत सरकार के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर हमारे प्रत्येक वोटर के खाते में 30 तारीख को 8,000 रुपए महीने आ जाएं, सपोज करिए कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, एक परिवार में 4-5 लोग होते हैं, अगर 8,000 रुपए प्रति महीना ईमानदारी से खाते में आ जाए तो 8×5 40,000, 40,000 रुपए जिस दिन हमको मिलने लगेगा उस दिन इस झुग्गी की स्थिति बदल जाएगी, बच्चों की ड्रेस बदल जाएगी और हमारा दिमाग तेज हो जाएगा। हम 40,000 से 4 लाख पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। हम दवा के लिए तो बढ़ाएंगे नहीं, हमारे पास एक रकम होगी जिससे हम पूरे परिवार को हम मैनेज कर सकते हैं। मित्रों, गरीबी तब दूर होगी, गरीबी कॉलोनी से, गरीबी राशन से नहीं दूर होगी। दूसरी चीज, हाई कोर्ट का बीच में आदेश आया था कि सरकारी स्कूलों में एसपी, डीएम और जज के बच्चे पढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार हाई कोर्ट के आदेश को भी नकार करके टोकरी में डाल दिया। वो नहीं चाहते कि इस देश के जो कमेरा समाज के लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ लिख करके अपना हक अधिकार ले करके अच्छी जिंदगी जिए। हाई कोर्ट के आदेश को इन लोगों ने ठुकरा दिया। आप लोग पढ़े लिखे हैं, मालूम कर लेना। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा प्राथमिक स्कूल में पढ़ेगा। जब एक डीएम का बच्चा इस बैठी हुई मेरी बहन के साथ पढ़ेगा, एसपी का लड़का मेरे भाई के साथ पढ़ेगा जिस स्कूल में, उस स्कूल की व्यवस्था क्या होगी? अगर उनके बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी तो हमारे बच्चों के साथ भी नाइंसाफी होगी। तो वो कब चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हो? तो एक आमूल चूक परिवर्तन आएगा। लेकिन इन लोगों ने उस कोर्ट के आदेश को ठुकरा दिया।
ये पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। संघर्षी समाज का मानना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक किताब, एक स्कूल की व्यवस्था इंटर तक होनी चाहिए। इंटर के बाद जो बच्चा आगे जिस कैटेगरी में जाना चाहता है वो चयन करे, लेकिन सारे, चाहे राजा का लड़का हो और चाहे रंग लड़का हो, इंटर तक एक किताब, एक स्कूल। ये जो प्राइवेट स्कूल बनाए गए हैं, ये प्राइवेट स्कूल का मतलब है कि जो ये अमीर और गरीब की खाई है, इस खाई को इन लोगों को बरकरार रखना है। गरीब का बच्चा दरिया वाले स्कूल में जब तक पढ़ेगा तब तक शासन हमारे ऊपर करते रहेंगे। जिस दिन गरीब का बच्चा गरीब की हैसियत बन जाएगी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, उस दिन ये लोग तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गरीब अमीर की खाई पैदा करने का काम इस देश के लुटेरे समाज के लोगों ने किया है और इसको वो बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अब हमको और आपको क्या करना है? आपको अपने में सुधार लाना है, अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सही करनी है और अपने वोट की कीमत को पहचानना है। और जिस दिन ये तीन काम हम कर ले गए, उस दिन आपके चेहरों पर मुस्कान स्वयं आ जाएगी। आपको किसी के सामने कटोरा मांगने की जरूरत नहीं। और अगर ये काम हम ना कर पाए तो आज तो फिर ठीक है, आने वाले दिनों में अपने बच्चों को हम चड्ढी नहीं पहना सकते हैं। ये स्थिति खड़ा करने जा रहे हैं। वोट किसको देना है, वोट की ताकत क्या होती है, सारी चीजें आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका वोट किसी अच्छे इंसान के हाथ में गया तो आपका वोट आपके विकास का रास्ता होगा। तो ऊंची ऊंची गाड़ियां, राइफलें, बंदूकें दे करके वोट नहीं देना। वोट देना जैसे आज राम मूर्ति जी को आपने जिला पंचायत सदस्य बना दिया, भले वो किसी पार्टी से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं और उस दौर से गुजरे हैं कि इनको गरीबी की हकीकत मालूम है। ये आपसे मुकर नहीं सकते। आपने छोटी मीटिंग की, आपके बीच में हाजिर है। आपको ऐसा अपना अगुआ ऐसा चुनना है। आज डॉक्टर उमेश कश्यप आपके बीच में बैठे हैं। आप लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे, जानते हैं? इनका एक मिशन है, अगर समाज के व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की आंच आई तो ये सहयोग करने के लिए तत्काल पूरा प्रयास करते हैं। 15 सालों से मैं इनको जानता हूं, तब जाकर के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आप पार्टी उत्तर प्रदेश इनके हाथों में है, तब जाकर के इनका चयन किया। सारे लोगों ने चयन किया। आज फौजी भैया हमारे यादव समाज से हैं, आपके साथ हैं, तो जातियों से नहीं, जातियों से नहीं, आदमी की मंशा से है। अगर कोई ब्राह्मण ठाकुर हमारा विरोध करे या हम उसका विरोध करें, हमारी उसकी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी उसको देना चाहिए। अगर ब्राह्मण 3% है हिंदुस्तान के अंदर तो 100 नौकरी में 3 नौकरी उसको चाहिए। ठाकुर 4% है तो 4 नौकरी उसको चाहिए। लेकिन इस कश्यप, निषाद, बिंद, कुर्मी, काछी, अहिर, गलरिया, तेली, तमोली, भुजवा, इनकी आबादी 90% है। तो हमको 90 सीटें चाहिए ना।
तो हमको 10 सीटें क्यों दे रहे हो? जिसकी आबादी 10% है, 10 वाले को 90 और 90 वाले को 10। जब 90 रोटी की भूख हमारी है, हमको 10 रोटी मिल रही है, तो मेरे भाइयों बताओ कि हम भूखे रहेंगे क्या घाने रहेंगे? आज जो हम गरीब हैं, गरीबी का कारण हमारा यही है कि सब में 90 हिस्सा होना चाहिए। 100 बीघा जमीन में 90 बीघा जमीन हमें मिलनी चाहिए। 90 की जगह पर 10 बीघा जमीन में 90 लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसी गरीबी का उदाहरण आपके सामने। आज हमारे पास भी 20 बीघा जमीन होती तो क्या झोपड़ी नजर आती? नहीं आती। तो मित्रों, इसको संजीदगी के साथ लेना है और दूसरे लोगों से सीखना है। किसी की बुराई करने के पहले उसकी अच्छाइयों को सीखना है। बात समझ गए कि कोई आदमी जैसे आया, उसको ज्यादा सम्मान क्यों मिला, इसके बारे में सोचना कि आखिर हमारे अंदर क्या कमी है। जिस दिन हम लोग अपने बारे में सोचने लगेंगे, मैं बता देना चाहूंगा, माफ करिए अगर मुझसे गलती हो, ये बूढ़ी माँ मेरी माँ बैठी है, सामने बैठी ना। इन्होंने हमको पैदा किया, 9 महीना पेट के अंदर रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। हम 1 किलो लड्डू 1 महीने के अंदर कभी लेकर के नहीं आते। बुरा मत मानिए। अगर ये 2 बजे रात में आवाज दे दें और हम सो रहे हो तो रात में तुरंत जवाब दे देंगे कि बड़े तेज गुर्रा करके कि लड्डू की आई बहन है। लेकिन मित्रों, जिस मूर्ति को हम छेने हथौड़े से काट काट के बनाते हैं, उस मूर्ति पर हम लोग दूध चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। मेरी बात को समझो, मैं ईश्वर का विरोधी नहीं हूं, धर्म का विरोधी नहीं हूं। मानिए ईश्वर है, उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साक्षात ईश्वर ये बैठी हुई बूढ़ी माँ मेरी दुर्गा है। याद रखना दोस्तों, ये बैठे हुए बूढ़े बाप ये मेरे असली देवता हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि जिस दिन अपनी बूढ़ी माँ को हम देवी मान लेंगे और बूढ़े बाप को अपना गाढ़ खुदा मान लेंगे, देवता मान लेंगे। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं, घर की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। मैं मंदिर जाने से नहीं रोकता हूं, मंदिर में जाइए, फूल ले लीजिए, अगरबत्ती ले लीजिए, लेकिन मित्रों, कोई भगवान आपसे मिठाई नहीं मांगता, आपसे दूध नहीं मांगता है, आपसे आस्था मांगता है कि हमारे प्रति आपकी आस्था क्या है। आस्था का मतलब आप लोग समझते हैं। भगवान कौन है? सत्य। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही मौत है। अगर हम सही काम करते हैं तो भगवान मित्रों आपसे एक अगरबत्ती में खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे कर्म इस मानव जाति के लिए अच्छे नहीं हैं तो चाहे जितना चढ़ावा चढ़ा दें, चाहे जितनी कथा भागवत करा दें, आपके जीवन में कोई सा हाल होने वाला नहीं है। तो अब कहने का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। आप अनर्थक जगहों पर अपने पैसे की बर्बादी को रोक करके
अपने बच्चों, अपने बूढ़ी माँ, अपने बाप जिसने तुमको पैदा किया है उसके बारे में सोचो, भगवान के बारे में भी सोचो। लेकिन जो भगवान के नाम पर वहां पर एक दरिंदा बैठा है जो आपका पैसा लेता है, आपके पैसों से मलाई खाता है, अपने बच्चों को एसपीडीएम बनाता है और वही एसपीडीएम जिले में आकर के आपके ऊपर कोड़ा चढ़ाने का काम करते हैं मित्रों। तो उस पैसे का इस्तेमाल अपने ऊपर अन्याय करने के लिए मत करिए। उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप और अपने बच्चों को करिए। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? गलत दिशा में अपने पैसों को मत बहाइए। अगर घर की बूढ़ी माँ खुश होकर के आशीर्वाद दे दिया तो जीवन में मित्रों आप फेल नहीं हो सकते। जिसका बाप जिसके साथ है इस दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता मित्रों। और अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ नहीं है जीवन में कभी कोई उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मित्रों तमाम सारी बातें हैं। मैं आप सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने